नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो योर मनी करता है फाइनेंशियल कंफ्यूजन्स को दूर। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ हैं आनंद आरठी वेल्थ में म्यूचुअल फंड्स की हेड श्वेता रजानी। श्वेता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं, वो है इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टिंग। आमतौर पर लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से मिक्स कर लेते हैं, बल्कि दोनों ही बहुत डिफरेंट है और दोनों की ही रेलेवेंस अलग अलग है। तो पहले तो हमारे व्यूअर्स को समझाइए, जो वो इंश्योरेंस खरीदते हैं वो एक अलग प्रोडक्ट है, अलग स्ट्रैटेजी है, और प्लस जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं वो अलग। यानी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से मिक्स नहीं करना चाहिए। किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए, बताइए प्लीज़। जी जरूर दीपाली जी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और जैसे आपने कहा, आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्सअप कर लेते हैं, लेकिन दोनों का ही एक मुख्य ऑब्जेक्टिव अलग है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएशन का। आप अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आप निवेश करते हैं। लेकिन जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, जब आप कोई भी बीमा खरीद रहे हैं, तो आपका लक्ष्य ये होता है कि आपको एक एक तरह का सेफ्टी नेट चाहिए। कुछ लाइफ में अनसर्टेनिटीज हो सकती है, डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं कभी कोई बीमारी लग सकती है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपने जो इतनी मेहनत से अपनी वेल्थ जमा की है, वो इम्पैक्ट ना हो, या अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल वेलबींग बनी रहे, उसके लिए आप इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो अगर मैं तीन चार चीजें कहूं कि दोनों कहाँ डिफर कर जाते हैं। सबसे पहले, आप निवेश कर रहे हो, आपको अपनी संपत्ति बढ़ानी है, वेल्थ क्रिएशन करना है। आप बीमा ले रहे हो, आपको एक सेफ्टी नेट चाहिए। दूसरा, इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहां लॉक इन होता है एक तरह का, बिकॉज आपने प्रीमियम दिए हुए हैं, वहां से आपको कुछ रिटर्न नहीं आना जब तक कोई अनसर्टेनिटी नहीं आती। जब आप निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न बना सकें। लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं होना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि जब आपको पैसे चाहिए हो, आपको वो उसी समय मिल जाएं। इन दोनों को मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी करना, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेना, दोनों ही ऑब्जेक्टिव को सही तरह से मीट करने में मदद नहीं करता। इसीलिए आमतौर पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग दोनों की अलग अलग एक रणनीति होनी चाहिए। ओके अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे श्वेता आपसे, आमतौर पे जो यूलिप्स होते हैं या एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, ये किस तरीके से मिसलीडिंग होते हैं? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे शो में आते हैं जो कि आमतौर पे यूलिप्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनको मार्केट ही ऐसे किया जाता है कि आप इतने लगाएंगे तो इतना कवर आपको मिल रहा है, इतना रिटर्न आपको मिल रहा है। तो यूलिप्स और एंडोमेंट प्लान्स को किस तरीके से अपनी फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट से अलग रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, क्या व्यू है आपका इस पर? जी, यूलिप बहुत कॉमन प्रोडक्ट होता है, जहाँ निवेशक कंफ्यूज हो जाता है और उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ इंश्योरेंस भी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, तो लगे हाथों मेरे दोनों काम हो जाएंगे। और कई बारी जब आप यूलिप की फैक्ट शीट पे रिटर्न्स भी देखते हैं, तो वहां डबल डिजिट की रिटर्न दिखती है। तो किसी को भी लगता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में भी निवेश करेंगे तो डबल डिजिट रिटर्न मिल रही है, यहाँ उतनी रिटर्न तो मिल ही रही है, प्लस एक इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले सबको कहना चाहूंगी कि आप जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट की रिटर्न को, खास करके यूलिप की रिटर्न को देखते हो पेपर पे, तो उसमें जो आमतौर पे कॉस्ट होते हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए अलग होंगे, वो इम्पैक्ट वहां नहीं दिखता। तो जैसे मैनेजमेंट फीस का इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन फंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, मोर्टेलिटी कॉस्ट होते हैं, ये सारी वहां नहीं फैक्टर इन की गई होती है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको फैक्ट पे जो रिटर्न दिखता है, आमतौर पर निवेशकों को वही रिटर्न मिला होता है, बिकॉज वहां सारा कॉस्ट कैप्चर कर लिया जाता है। तो सबसे पहला फर्क, आप जब कोई भी रिटर्न देख रहे हैं फैक्ट में, इसे जरूर ध्यान रखें कि सारा कॉस्ट हटाने के बाद आपकी रिटर्न क्या बन रही है।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने ये स्टडी की थी और मैं कंपैरिजन आपको बताती हूँ। समझ लीजिए आप 25 वर्षीय हैं और आपने एक 25,000 की मासिक प्रीमियम की यूलिप खरीदी है, जहां पर आपको 10 साल का कवर होगा और 50 लाख के आसपास की एक इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रही होगी। अब यही चीज अगर आप ब्रेकआउट कर देते हैं और करीबन 1500 हर महीने का एक टर्म प्लान ले लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ आपको टर्म प्लान का जो कवर मिलेगा ये 1 करोड़ के आसपास का मिल सकता है। दूसरा, आप जो भी बचा हुआ 24,000 हर महीने के आसपास का एक नंबर आएगा, उसकी अगर एसआईपी कर ले और फिर इस कॉम्बिनेशन को देखें, टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड और यूलिप में जो आपने किया, यूलिप में आपको 13% के आसपास की रिटर्न बनेगी। अब यहाँ मैंने कॉस्ट जैसे मोर्टालिटी कॉस्ट अब तक नहीं जोड़े हैं, और म्यूचुअल फंड में आपको 16.5% की रिटर्न बनती है। और यहाँ कंपैरिजन के लिए मैंने सेम ही फंड हाउस चुना था। तो एसबीआई की यूलिप है तो एसबीआई का ही एमएफ, एचडीएफसी की यूलिप है तो एचडीएफसी का ही एमएफ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि 3% पर एनएम का डिफरेंस हो जाता है अगर आप एक टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड ले, प्लस आपको जो इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है वो भी बेहतर हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी टर्म प्लान हो, एंडोमेंट पर भी हमने यही स्टडी की थी कि रिटर्न काफी कम होता है, लेकिन वही अगर आप सेपरेट आउट कर लें अपनी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की नीड, तो वो दोनों ही तरह से एफिशिएंसी आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे ले आ सकता है। तो इंश्योरेंस कौन सी लें, यूलिप ना लें, लेकिन टर्म प्लान बहुत जरूरी है, उसे जरूर कंसिडर करें। ओके, ठीक है। तो ये इनफैक्ट सिंपल भाषा में यहाँ पर श्वेता ने समझाया है कि किस तरीके से आपको अलग रखनी है, क्यों अलग रखना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आप आगे राइट डिसीजन ले सकें अगर कोई कन्फ्यूजन अब तक रहा है तो। लेकिन चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से। विवेक पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है नई दिल्ली से। विवेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैंने सवाल भेजा था मेरी मंथली एसआईपी के लिए जो भी 45,500 चल रही है। मुझे कुछ और एसआईपी करना था, तो उसके ऊपर मेरा सवाल था। मेरा जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है दैट इज अराउंड 50 लाख। ओके, ठीक है। तो 50 लाख के आसपास का आपका, ओके, तो आपका जो पोर्टफोलियो के वैल्यू है वो कितनी है लगभग अभी? 50 लाख। 50 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और आपका होराइजन क्या है, कितने समय का है? अराउंड 13 to 15 ईयर्स। 13 to 15 ईयर्स का होराइजन है और 50 लाख की वैल्यू है। कोई टारगेट भी है 13 to 15 ईयर्स के लिए? ये भी अराउंड 10 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए। ओके, तो 10 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 13 सालों में। 13 साल का होराइजन है, 50 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, सालाना 15% स्टेप अप भी कर रहे हैं और 45,500 के एक्टिव एसआईपीज हैं। 4500 के एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है। पोर्टफोलियो इनका बता देती हूँ। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 12,000, 8,000 एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, 8,000 एसबीआई क्वांट, मोतीलाल बिजनेस साइकिल 6500, 6,000 डिप्लॉय कर रहे हैं एचएसबीसी स्मॉल कैप में और मेरे लार्ज और मिड कैप में 5,000। बताइए सजेशंस इनके लिए। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके लक्ष्य पे आती हूँ। देखिए, आज के तौर पर जो आप एसआईपी कर रहे हैं और प्लस 50 लाख की जो एक लमसम वैल्यू है, अगर मैं इक्विटी का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड पकड़ूं तो 13 साल के आसपास आप इस अमाउंट से 6 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। तो अगर हमारा लक्ष्य 10 करोड़ का है तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप एसआईपी की अमाउंट को आज ही बढ़ा सकें और 45,000 के जगह पर अगर आप इसे 80,000 या 90,000 कर सकते हैं तो आप अपने लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आज के दिन आप नहीं बढ़ा सकते तो जो आप स्टेप अप करें, मैं कहूंगी करीबन 30% से आप स्टेप अप करें अपने एसआईपी, तो करीबन 10 करोड़ के लक्ष्य पर आप पहुंच सकते हैं। स्कीम्स पे मैं आती हूँ। पोर्टफोलियो में एक चीज जो बहुत अच्छी है कि एक लार्ज मिड स्मॉल का जो बैलेंस होना चाहिए वो बहुत अच्छा है। एक ऑब्जर्वेशन थी कि 60% आपका पोर्टफोलियो एसबीआई म्यूचुअल फंड में है। हालांकि सबसे बड़ी एएमसी है और वैसा कोई रिस्क नहीं है, लेकिन एक हाइजीन फैक्टर के हिसाब से मैं कहती हूँ किसी को भी कि 25% से ज्यादा किसी एएमसी में एक्सपोजर ना रखें, क्योंकि कई बारी एक पर्टिकुलर स्टाइल ही होती है जो वो एएमसी के लिए काम ना करे। कई बारी कोई रेगुलेटरी रिस्क आ सकती है, तो इसे हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड की जरूरत मैं कहूंगी नहीं है आपको, बिकॉज अगर आप एक्टिव फंड में रहेंगे तो वहां आपको लंबे समय में 2 से 3% की ज्यादा रिटर्न बन सकती है। और तो मेरी सलाह स्कीम्स पे आपके लिए ये होगी कि जो एसबीआई की स्कीम्स है आपके पास, एसबीआई एनर्जी, एसबीआई क्वांट
SBI का निफ्टी 50 इंडेक्स और एक मोतीलाल का बिजनेस साइकिल फंड है। इनमें आप SIP रोकें। एक सेक्टर फंड भी है जहां टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप कंटिन्यूसली नहीं मॉनिटर करते तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में रहना बेटर है। SBI की लार्ज एंड मिड कैप स्कीम में आप SIP शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगी HDFC फ्लेक्सी, कोटक इमर्जिंग और ICICI अप्रूव्ड डिविडेंड यील्ड, ये 4 स्कीम है, यहाँ आप SIP शुरू कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा बैलेंस AMC लेवल पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सलाह आपको दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और जैसे कि बताया श्वेता ने कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपको जो फंड सिलेक्शन है उसमें बदलाव डेफिनेटली करने पड़ेंगे। अगर नोट कर लीजिए, इनफैक्ट जो नेम्स मेंशन किए श्वेता ने, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़, SBI क्वांट, मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, इनसे आपको निकलना है। नए नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, जिसमें HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी और SBI लार्ज एंड मिड कैप शामिल हैं। 2 फंड्स आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जिन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि HSBC स्मॉल कैप और साथ ही साथ मेरेसर लार्ज एंड मिड कैप है। रही बात आपके गोल की, तो आपको अपने गोल को आपका हासिल हो सकता है। आप ऑलरेडी सालाना स्टेप अप कर रहे हैं, लेकिन शायद SIP अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गोल आपका काफ़ी अग्रेसिव है। बात करेंगे अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए मुकेश पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा एज 43 है। मुझे 50,000 की SIP चालू करनी है 10% स्टेप अप से, और आफ्टर रिटायरमेंट SWP 1 लाख विड्रॉ करने के लिए। तो 15 ईयर का होराइजन है। ओके, 15 इयर्स का होराइजन है और SIP शुरू कर दी है 50,000 की 15 सालों के लिए। बताइए कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें 15 इयर्स के लिए, कैसे डिप्लॉय करें इस रकम को? आपने कहा 50,000 से SIP करना चाहेंगे और 10 साल का समय है आपके पास। अगर मैं कुछ आंकड़े जोड़ लूं तो करीबन आप 4-4.5 करोड़ के एक लमसम अमाउंट पे पहुंच जाएंगे। तो वैसे तो ये अमाउंट ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी SIP को आज 10-20 हजार से बढ़ा पाएं या इसे स्टेप अप कर ले 20% से हर साल, करीबन एक 9 से 10 करोड़ का अगर कॉर्पस हो गया, तो फिर आपको जो 1 लाख की सिस्टमैटिक विड्रॉल करना चाहते हैं 10 साल बाद, वो बहुत आसानी से लंबे समय तक आपके लिए चलेगी। SWP की आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि जैसे आप 90वें साल में पहुंचे, जो आपको अगले 2 साल तक का समय के लिए SWP चाहिए होगी, जो करीबन आपके केस में मैं समझती हूँ 24 लाख के आसपास आ जाएगी। उतना अमाउंट अगर आप इक्विटी से निकाल के डेट में रखें, किसी भी आर्बिट्राज फंड में रख लें, तो वो एक आपको मेंटल कंफर्ट देगा कि अगले 2 साल के लिए आप उस अमाउंट जो आपको जरूरत है उस पे आप कोई इक्विटी मार्केट की जोखिम नहीं ले रहे हैं। तो ये रणनीति आप 10 साल बाद अप्लाई करना। फंड्स पे मैं आती हूँ, एक डाइवर्सिफाइड बास्केट में आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जहां 50% के आसपास लार्ज कैप है, 50% का एक मिश्रण है मिड और स्मॉल कैप का। स्कीम्स मैं आपको बता देती हूँ। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रुपेको मल्टी कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और एक ICICI प्रू का फोकस इक्विटी फंड। ये 5 फंड से आप शुरू कर सकते हैं। 50,000 कर रहे हैं तो 10-10 हजार हर स्कीम में आप SIP कर लें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है आपके पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। नोट कर लीजिए फंड्स आपको किस फंड में डिप्लॉय करने हैं। SBI लार्ज मिड कैप, कैनरा रुपेको मल्टी कैप, कोटक मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रू फोकस इक्विटी, इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और 10 करोड़ का आसपास का कॉर्पस अगर आपको इकट्ठा करना है तो उसके लिए आपको जो निवेश करना पड़ेगा वो ज़्यादा रकम का करना पड़ेगा, होराइजन भी बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये सलाह आपको दी गई है। और अगर आप 15 इयर्स में एग्जिस्टिंग जो आपने SIP अमाउंट डिसाइड किया है उतना लेकर चलेंगे तो 4.5-5 करोड़ की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। सवाल लेते हैं संजीव का, बिहार से इन्होंने भेजा ईमेल के थ्रू। मंथली SIP है 7,000 की, 5.5 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चली है, और साथ ही 7 साल में जो इनका टारगेट है वो 40 लाख का है। सब SBI के फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। पहली बात तो एक ही फंड हाउस पर सारा कॉन्सेंट्रेशन है। श्वेता, SBI फोकस्ड में 2,000 1,000 डाल रहे हैं, SBI फ्लेक्सी कैप, SBI इक्विटी हाइब्रिड, SBI मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI लार्ज कैप। बताइए सजेशंस।
जी। सबसे पहले जो इनका लक्ष्य है 40 लाख का लक्ष्य है, अब 7,500 वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा इन्हें। तो संजीव जी, यहाँ पर आपको भी या तो आप आज की तारीख में अगर अपनी एसआईपी की अमाउंट को डबल कर सकते हैं, 7,500 की जगह 15,000 कर लें तो 40 लाख के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं कहूंगी आप करीबन 25% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना, 40 लाख नहीं लेकिन उसके करीबन करीबन वैल्यू पर आप पहुंच जाएंगे। अब जैसे हम देख रहे थे पूरी एसबीआई की कंसंट्रेशन है, हो सकता है आप एसबीआई बैंक से डील करते हैं या क्योंकि सबसे बड़ी एएमसी है आपका कंफर्ट उसी एएमसी पे है। लेकिन मैं कहूंगी कि और भी अच्छी एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, तो एक डाइवर्सिफाई करना पोर्टफोलियो लेवल, एएमसी लेवल, फंड मैनेजर लेवल पे बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आपके ना ही एएमसी कंसंट्रेशन होगी, थोड़ी बहुत फंड मैनेजर कंसंट्रेशन भी हो रही है। दूसरा तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन से फंड्स में एसआईपी रोकें। ऐसा एसबीआई की हाइब्रिड फंड जो आपके पास है, हाइब्रिड इक्विटी, क्योंकि मैं समझती हूँ ये आपका 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है। डेट आपके पास चाहे एफडी, पीपीएफ, एनएससी के तौर पर कहीं ना कहीं होगा। तो अगर ये प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है और हम इससे 40 लाख लाते हैं तो यहाँ पर हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है, जहां पर एक मिक्सचर होता है इक्विटी और डेट का। तो वो फंड आप रोक लें। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, इन सब फंड्स में एसआईपी रोके। इसकी जगह पर जो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मैं कहूंगी कोटक का मिड कैप फंड, एचडीएफसी का एक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड और डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये ऐड कर ले। पोर्टफोलियो में एक बैलेंस भी आ जाएगा, 50 से 55% लार्ज कैप का और बैलेंस मिड स्मॉल का एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आपके फंड्स को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी और हमारे साथ हैं श्वेता रजानी जो कि हेड म्यूचुअल फंड्स आनंद राठी वेल्थ से बनी हुई हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक हैं गुरुग्राम से। दीपक नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। सो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिनकी लिस्ट मैंने शेयर की थी अभी, और वो करीब 27,000 की मेरी मंथली एसआईपी है। उसके अलावा एक एनपीएस में करीब 6,500 पर मंथ मेरा एनपीएस में जाता है। तो मेरा सवाल ये था कि ये जो लिस्ट जो शेयर्स की है या म्यूचुअल फंड्स की जो लिस्ट है मेरी, क्या वो ठीक है या कुछ उसमें कुछ चेंजेस करने की मेरे को ज़रूरत है? मेरा जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म है, 10-15 साल के लिए कोई इशू नहीं है, तो मेरे को उसी के लिए जानना था। ओके, तो 10-15 सालों का ये होराइजन लेकर चल रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो स्क्रीन्स पर है और डिटेल्स श्वेता आपके पास भी है, मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 8,000, 5,000 ईच फिर डाल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर में 4,000 का डिप्लॉयमेंट है इनका। मेरे एसेट लार्ज कैप में 10 ईयर्स 15 ईयर्स का इनका होराइजन है। फंड्स कैसे हैं, बदलाव की ज़रूरत है या फिर नहीं जानना चाहते हैं? मंथली सिर्फ तो 27,000 की है ही, 6,300 के इनकी मंथली बेसिस पे ही एनपीएस भी चल रहा है। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? जी दीपक जी, आपने वैसे तो कहा है आपके पास 10 साल का समय है और टोटल हर महीने आप 33,000 के आसपास का निवेश कर रहे हैं। देखें, अगर आप 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। आपको करीबन मैंने जो आंकड़े जोड़े हैं यहाँ पर उसके हिसाब से 1 करोड़ के आसपास के अमाउंट पे ले जाएगा। आपने कहा आपके पास समय है, क्या 1 करोड़ आपके लिए सफिशिएंट होगा कि नहीं, इसे जरूर अपने लक्ष्य को लिखें और देखें कि ये वैल्यू आपके लिए इनफ होगी या नहीं। दूसरा, आपने कहा आप 6,000 की एनपीएस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जरूरी हो जाता है कि आप कौन से टैक्स रिजीम में है। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में है तो आप एनपीएस कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर आप नए टैक्स रिजीम में है तो एनपीएस का आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एनपीएस से अगर आप म्यूचुअल फंड शिफ्ट कर जाएंगे, अगर आप नए टैक्स रिजीम में है, तो आपको एक लिक्विडिटी का एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि एनपीएस में आपको लंबे समय के लिए निवेश रखना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में हमने देखा है कि स्लाइटली बेटर रिटर्न मिल सकती है आपको और लॉक इन की टेंशन भी नहीं होगी। तो ये जरूर आप अपने एंड पे चेक कर लें।
मोतीलाल में आपके काफी सारे फंड है, मैं कहूंगी करीबन 40% आपका पोर्टफोलियो मोतीलाल एज एन एएमसी में है, तो वो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। और तीसरी चीज मैं देख रही थी कि आपके पोर्टफोलियो में काफी सेक्टर फंड्स है, जैसे एक फार्मा फंड है, एक डिफेंस की थीम चल रही है। देखिए फार्मा हर सेक्टर एक साइकिल प्ले करता है। जैसे फार्मा की बहुत अच्छी रैली चली थी 2020 में, लेकिन उसके बाद वो ऑन एंड ऑफ चला है, हर साल बेहतर सेक्टर वो नहीं रहा है। तो सही समय पे निकल जाना, ये एक निवेशक पे डिपेंड करता है। अगर आप सेक्टर फंड में निवेश कर रहे हो तो इसकी जगह पर अगर आप कोई डाइवर्सिफाइड फंड ले लें तो वो आपके लिए ज्यादा। जी, तो इनफैक्ट ये सजेशन आपके लिए दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर कि जो आपके पास इनफैक्ट रिकनेक्टेड है हमारे साथ। श्वेता प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस थे, अब बताइए। सॉरी, मैं दीपक जी से कह रही थी कि देखिए फार्मा और डिफेंस फंड में टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है, तो वहां पर आप दोनों ही फंड में एसआईपी रोक ले। मोतीलाल से हमें थोड़ी एलोकेशन भी रिड्यूस करनी है, उसके जगह पर आप एक कोटक का मल्टी कैप फंड जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और एनपीएस के लिए भी मैं कह रही थी, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ तक सुना। एनपीएस अगर आप नए टैक्स रिजीम में हैं तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में जाएं। अगर पुराने टैक्स रिजीम में है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा होगा, फिर ऐसा अपनी एनपीएस को जारी रखना। बट हाँ, और इसके अलावा एक और फंड जो आप जोड़ सकते हैं, जो नाम तो इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन काफी डाइवर्सिफाइड है, तो एक एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहें तो जोड़ सकते हैं। वो एक ज्यादा ब्रॉड बेस्ड थीम है प्ले करने के लिए कंपेयर टू एक फार्मा या डिफेंस की थीम। तो ये मेरी कुछ सलाह है आपसे। चलिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। शुभम है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अहमदाबाद से। शुभम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इनका सवाल ले लेते हैं। और जो डिटेल्स इन्होंने हमें शेयर की हैं वो यंग इन्वेस्टर हैं, सिर्फ 25 ईयर्स इनकी एज है, 12,000 की मंथली सिप कर रहे हैं और लगभग 2 लाख रुपए जोड़ भी लिए हैं पोर्टफोलियो में। 15,000 की एडिशनल सिप करनी है, यानी उस स्थिति में जो सिप है वो क्लोजर टू 27,000 हो जाएगी। 25 ईयर्स में 15% का क्या CAGR पॉसिबल है, पहला सवाल। दूसरा, ये कितना कॉपर्स इकट्ठा कर लेंगे 27,000 के सिप के साथ। और तीसरा, जो एडिशनल डालने हैं 15,000 वो कहाँ डालें, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है। बहुत लंबा पोर्टफोलियो है 12,000 के हिसाब से इनके पास। इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा 2,500, 2,000 कोटक लार्ज मिड कैप, 2,000 जेएम फ्लेक्सी कैप, 2,000 एडवाइस मिड कैप, 1,000 इन्वेस्ट को स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप में, एडवाइस गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में 1,500। क्या सजेशन? ठीक, शुभम जी, सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपके पास अच्छा समय है, 25 साल का समय है, तो आपने बहुत अच्छी चीज की है जो आपने जल्दी शुरुआत कर दी है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की। अब 27,000 की जब आप एसआईपी कर रहे हैं और अगर आप इसे 5% से स्टेप अप कर लेंगे तो 25 साल के समय में आपको 8 करोड़ के एक गोल वैल्यू पे ले जाएगा। इक्विटी में है आप 13 से 14% की रिटर्न हमने हिस्टोरिकली देखी है कि इक्विटी फंड्स में अगर आप लगे रहें विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मिड स्मॉल तो उतनी आपको दे देती है। तो मैं कहूंगी आगे जाकर भी आप 12 से 14% की एक रिटर्न जिस हिसाब से इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है इंडिया की, उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यही एसआईपी को 10% से स्टेप अप कर लें तो 8 करोड़ की जगह पर आप 12 करोड़ के आसपास के एक लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। स्कीम्स पे मैं आती हूँ। देखिए कुछ चीजें अच्छी है आपके पोर्टफोलियो में, एक लार्ज मिड स्मॉल का तीनों ही एलोकेशंस है। स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा है, मैं कहूंगी स्मॉल कैप आप 5 से 7% कम कर सकते हैं और मिड कैप एलोकेशन उसी समय में बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ ये भी देख रही थी कि आपके पास गोल्ड सिल्वर ETF की आपने एलोकेशन ले रखी है। देखें अगर आपको कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में कि आगे जाकर शादी के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर गोल्ड चाहिए तो आप एलोकेशन रखें। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से कर रहे हैं तो मैं कहूंगी इक्विटी आपको गोल्ड से ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है अगर 25 साल का हमारा ऑब्जेक्टिव है तो। फंड्स पे मैं आती हूँ जो आपको एग्जिट करने चाहिए। इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड, जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड और टाटा का स्मॉल कैप फंड। यहां से आप एसआईपी बंद कर लें। अगर कोई लमसम वैल्यू है जो 1 साल के ऊपर है उसे भी आप इस स्कीम से निकाल लें। इसके जगह पर जो आप स्कीम्स ऐड कर सकते हैं, कैनरा रुपैको का मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। आपके पास इस सब को मिला के करीबन 7 फंड्स हो जाएंगे, 7 से 8 फंड्स हो जाएंगे पोर्टफोलियो में। इतने फंड्स काफी हैं आपके लिए।
तो जो न्यू आप SIP भी कर रहे हैं, न्यू एडिशनल अमाउंट भी जा रहे हैं, वो इसी स्कीम्स में इक्वल एलोकेशन में आप कर सकते हैं। बाकी हर साल के अंत में एक डिटेल रिव्यू पोर्टफोलियो पे कर लेना अगर कुछ चेंज करने की जरूरत हो तो। ओके, चलिए, तो डिटेल में यहाँ पर आपके सवाल पर राय दी है श्वेता ने, और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हो गया है। थैंक यू श्वेता आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते स्क्रीन पर आप श्वेता के टॉप 4 फंड्स देख सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो इन फंड चॉइसेस के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक। योर मनी में इतना ही। नमस्कार।